आने वाले समय में भी इस बातचीत से जुड़ेंगे। मैं उन सबको प्रणाम भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। देखो, जीईपी से को और सकल पर्यावरण उत्पाद को समझने से पहले हमें जरा सा अपने इतिहास को खंगालना पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1896 में रॉयल स्वीडिश सोसाइटी ने, एक वैज्ञानिक ने एक शोध पत्र पढ़ा और उस शोध पत्र में यूनाइटेड किंगडम में वो शोध पत्र जब पढ़ा गया तो उन्होंने कहा 1896 में करीब जब इंग्लैंड जैसे बड़े देश, यूरोप के देश विकास के रास्ते तैयार कर रहे थे तो उसमें बहुत कोयले का बड़ा प्रयोग होता था, क्योंकि कोयला ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी था। और आपको आश्चर्य होगा, फ्रांस और इंग्लैंड ने सारी दुनिया में उन देशों को ज्यादा दबोचा जहां कोयला बहुत ज्यादा होता था, और भारत भी उनमें से एक था। आपको और भी आश्चर्य होगा, आज भी इस देश में इतना कोयला है जो 200 देशों को मिलाकर भी उनका कोयला नहीं है। तो आप समझिए कि हम कोयले के बड़े भंडार थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसने पहले कामों में एक ये भी था कि कोयला कहाँ से प्राप्त हो। और हमारा आजकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बना है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमेटी बनाई थी कि देखिए भारत में कहाँ कहाँ कोयला है। तो कोयले पे आधारित ये सारा कोयला ट्रांसपोर्ट होके इंग्लैंड जाता था, जहां विकास की नींव रखी जा रही थी। तो 1896 में इन शोध पत्र में इस वैज्ञानिक साहब ने कहा कि जिस तरह से हम लोग विकास कर रहे हैं उसका बड़ा असर आने वाले समय में हमारे प्रदूषण वायु के ऊपर पड़ेगा। 1896 में एक व्यक्ति ने ये शोध पत्र लेकर के ये बात खड़ी की थी। और 1896 के बाद अब 2020 भी पार किया। करीब एक लंबे समय के बाद भी हम समझ नहीं पाए कि 1896 में वो वैज्ञानिक क्या कहना चाहता था। वो ये कहना चाहता था कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कहीं हम सबको भारी नुकसान होने वाले हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये यूके है जिन्होंने फिर उस समय, मैं स्वीकारता हूं कि उस समय एक बड़ी बात ये थी कि रोजगार नहीं थे, खाली फार्मिंग और एग्रीकल्चर ही के चारों तरफ सब कुछ घूमता था। तो ये भी सोचा गया था कि भाई अब रोजगार के अगर नए रास्ते बनाने हैं तो उद्योग क्रांति को लाना पड़ेगा। और फिर उद्योग क्रांति की जो शुरुआत हुई तो उद्योग क्रांति तो आई, लेकिन इन पिछले 150 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड 30% एटमॉस्फेयर में पड़ गई। अब आप देखिए कि इसी दौरान जब आंख बंद कर ली गई और ये तय किया गया कि किस तरह से विकास होना चाहिए, और विकास के बहुत सी चीजें थी कि उद्योग सामने आएगा, उद्योग होंगे तो रोजगार होगा, और आपको जब उद्योग खड़ा करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, ढांचागत विकास करना है। ये जब सब चल रहा था, इसी बीच में 1934-35 के आसपास जीडीपी का जन्म हुआ। एक साइमन करके एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको अमेरिकन कांग्रेस ने कहा, रिक्वेस्ट की कि आप एक इंडिकेटर बनाइए ताकि हम ये कह सकें कि हम जो भी ग्रोथ इस उद्योग के कारण या कोई भी देश कोई जो प्रगति कर रहा है उसका एक ही सूचक हो। और वो सूचक 1934 के आसपास के बाद ये जीडीपी का जन्म हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साइमन जी ने जब ये जीडीपी बनाई थी तो उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जीडीपी तो है जो कि ग्रोथ का मेजर है, लेकिन इसको सभी तरह की ग्रोथ का मेजर ना माना जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं नो जो जोड़ी नहीं है और जोड़ी भी नहीं जा सकती। अब जब तब 1944-45 के बाद ये आया, फिर लगातार इस पर बातचीत चलती रही
बाय 1993 अमेरिकन ने कांग्रेस में, अपनी अमेरिकन कांग्रेस में इसको अप्रूव कराया, और 1993 में अमेरिका ने पहले जीडीपी से अपने देश की ग्रोथ को मेजर किया। उसके बाद इमीडिएटली चाइना दूसरा था जिसने तुरंत इस पे कूदा, और धीरे धीरे आज सारी दुनिया में जीडीपी आ गई। जीडीपी का मतलब हुआ, चार चीजें होती हैं जीडीपी में। एक, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, इसलिए कि एग्रीकल्चर करता ही था रोजगार देने का काम। दूसरा, उद्योग, जिसका सबसे बड़ी भागीदारी हो गई। तीसरा, ढांचागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, सर्विसेज, कितनी नौकरी दी। इन सबको मिला करके जीडीपी बना दी गई। जब जीडीपी बन रही थी, तो जब जीडीपी का अगर पैटर्न देखा जाए लगातार पिछले 2 दशकों में, तो जीडीपी में धीरे धीरे खेती बाड़ी जो सबसे मुख्य था वो घटता चला गया, और उद्योग की भागीदारी जीडीपी में बढ़ती चली गई। हालत यह है कि जो अमेरिका है, पहले उसकी शुरुआती दौर में जब अमेरिका पुराना था, तो उसकी जीडीपी में भागीदारी 50, 60, 70% थी। आज पूरे अमेरिका की एग्रीकल्चर में भागीदारी जीडीपी में 1% है। ऐसे ही यूके, ऐसे ही जापान, ऑस्ट्रेलिया 3%। एग्रीकल्चर की भागीदारी पूरे विकास में जीडीपी में घटती चली गई, और उद्योगों का हिस्सेदारी बढ़ती गई। जब उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ती गई, तो साफ सी बात थी, उद्योग खड़े करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। और अंत में ये क्या करता है कि ये कहीं ना कहीं मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्साइड्स, इन सब को जन्म देता है, और इससे वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आज यहाँ पर मैं जो देख रहे हैं ना, बारिश नहीं पड़ पा रही है, ये उसी की कृपा है। तो जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, नमी बढ़ती है, दोनों टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जो मानसून चलता है, जिसकी यात्रा 4000 किलोमीटर की है, ये जगह जगह नए शहरों के बीच से होकर गुजरता है, जगह जगह जाता है। तो अलग अलग तापक्रम के कारण, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, बड़ौदा का भी हाई होगा, लेकिन गांव का तो हाई नहीं होगा। लेकिन जब इनके तापक्रमों के कारण बढ़ते टेम्परेचर के मानसून पर असर पड़ जाता है। और इसी तरह से जब विकास में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की, जंगलों को काटा, जंगलों को गिराया, और वहां वहां ढांचागत विकास कर दिया, तालाब आपने मार दिए, आपने बहुत चीजें मार दी इस विकास के दौरान में। जब ये सब कुछ हो रहा था, तो कितने आश्चर्य की बात थी, जो जो चुपती थी, कि एक तरफ जान है, प्रधानमंत्री कहते हैं, और एक तरफ जहान है, आपने सुना ही था। तो जहान तो जीडीपी थी, कि अब जीडीपी से ही जहान बनेगा भाई, उद्योग आएंगे, आप ठाट बाट में जिएंगे, आपके पास कार होगी, गाड़ी होगी, और वो चीजें होंगी जिनको कि आप कहते हो आपके एसेट्स हैं, आपके जो भी घरों में यूज होने वाले आपके तमाम तरह के गैजेट्स हैं, ये सब सुविधा है। तो जीडीपी और जहान सुविधा का दुनिया है, कि कितनी सुविधा आप बढ़ा सकते हो, उसको दूसरे शब्दों में बढ़ती जीडीपी मान सकते हैं। क्योंकि जीडीपी में क्या ज्यादा योगदान है? अगर उद्योगों का है, तो उद्योग क्या बनाते हैं? आपकी मेरी सुविधा की चीजें, आपके मेरे खान पान की। आपने खड़ाक से चिप्स का पैकेट फाड़ा और 20 ग्राम आलू खाया। अब आप आलू खाते समय तो ये नहीं सोचते ना, तो किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस पे। लेकिन जिसने बीच में पैकेट भरा और आलू डाला, उसने कमाए 10 रुपए, और उसी पैकेट में से जितना उसके अंदर आलू भरा होता है, किसान कमाता है 10 पैसे। तो 10 पैसे तो उसके हाथ में, उद्योग वाले के हाथ में है 10 रुपए। तो जब ये विडंबना आती है, जब ये तरह की डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती है, तो सवाल खड़े होते ही हैं। दूसरा सवाल, आपको और मुझको पता ही है
कि पानी कहां से आता है, जंगल कहां पनपते हैं, मिट्टी कहां पैदा होती है, पेट के लिए फसलें कहां तैयार होती है, गांव में। अब जब गांव में जंगल होते हैं तो वर्षा का पानी जंगल पकड़ता है, तब नदियां बनती हैं। हिमालय की चोटियों में बर्फ गिरती है, हिमखंडों में, तो पानी आता है आपका। गर्मियों में जब कहीं पानी हो ना हो, गंगा यमुना में तो पानी रहता ही है, ब्रह्मपुत्र में। तो अब आप देखिए कि जिन जगहों में के कारण प्रकृति बची हुई है, जो फिर भी आज तमाम विपरीत परिस्थितियों में इसी तरह हवा, मिट्टी, जंगल, पानी देश को दे रहे हैं, वही आर्थिक रूप से कमजोर भी है। अब बताइए, दिल्ली के लोग हैं क्या कमजोर, या नौकरी जो कर रहे हैं वो है कमजोर? कमजोर वो है जो मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं। कितनी अजीब सी विडंबना और बात है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वे सबसे कमजोर है। चलो ये भी झेल लेते। दूसरी बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब खेत में किसान जब काम करता है, तो आज पहले खेती बाड़ी होती थी वर्षा के पानी से, पहले बैल चलते थे खेतों में, खाद के लिए गोबर आता था। आज सब कुछ बदल गया। अब बिना ट्यूबवेल के किसान खेती नहीं कर पाता, और फिर उसमें डीजल खर्च होता है। तो आप सोचिए कि ट्यूबवेल का पानी धीरे धीरे नीचे चला गया और पाताल में ही पहुंच गया, समझो, निकालना ही मुश्किल है। और ऐसे ही पेट्रोल पेट्रोल डीजल डीजल खर्च करते होते होते पेट्रोल के दाम अगर 100 रुपया हो गया डीजल के, तो भैया किसान कहां से लाएगा पैसे? तो अब आप देखिए ना कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उद्योगों के कारण ज्यादा आई। किसानी खेती बाड़ी होती, उद्योग में क्या, जरा दिमाग लगाए। अब आप देखो ना, आप पढ़े लिखे लड़के हो, पढ़ते पढ़ते तुमने क्या हासिल करना है? कोई खेत थोड़ा ना खोदना है तुमने, या बैलगाड़ी चलानी है। तुम तो कार चलाओगे, तुम तो ठाट से बैठ के चिप्स खाओगे, कॉफी, डे में कॉफी पियोगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई उस तरह की है जिसमें उतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत खेती बाड़ी में है, गांव में है। तो देखो ना, उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जो सबसे बड़ी मेहनत करता है। और शहरों को, जहां मैनेजर लोग बैठे, मैनेजर ही बन जाते हो तुम लोग, वो तुम्हारा, तुम थोड़ी ना पैदा करते हो, जो पैदा करते हैं उसके सामान को बेच रहे हो। आप कई तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है आजकल कि आप नॉलेज पर बात की होती है, और बड़े बड़े अजीब अजीब से शब्द सुनता हूं मैं कि नॉलेज राइट्स, और क्या क्या नए नए शब्द डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। अब ये सब दिमाग के खेल है, ये शरीर के नहीं है। तो आप देखिए कि जो लोग बहुत मेहनत नहीं करते वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, और जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं उनको लाले पड़ गए। ये सब उस नई दुनिया के उद्योग क्रांति की देन थी। चलो ये भी मान लिया गया, लेकिन अजीब बात तो ये है कि दुनिया में जितनी भी ट्रेजेडी डिजास्टर आए, तुम अगर आज दोनों इस, जो साथी सुन रहे हैं, इसके बाद तुम एक अध्ययन करना जो मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में जितनी ट्रेजेडी आई, डिजास्टर आए, उनमें ज्यादा कौन लोग मरे, फंसे या प्रताड़ित हुए? गांव ज्यादा थे। केदारनाथ की त्रासदी आई, और केदारनाथ की त्रासदी ने सारे लोग जो आए हैं वो तो रहे ही होंगे, लेकिन हर रोज केदारनाथ, हर साल केदारनाथ जैसी त्रासदियां आती हैं, और गांव उसमें बर्बाद होते हैं। मुंबई में पानी की हाय हाय हो जाए तो बहुत हल्ला हो जाएगा। बड़ौदा में पानी अगर नहीं आएगा तो लोग कनस्तर लेके सड़कों में आ जाएंगे। और पानी की त्रासदी जब गांव में होती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तब आप कहते हैं आपने जल ट्रेन चला दी, और तब आप बहुत से नाटक होते हैं, कहे जाते हैं। मतलब जो भी डिजास्टर आते हैं, जो भी ड्रॉट आता है, उसे कौन झेल रहा है? गांव। और ड्रॉट किसके कारण आया? क्लाइमेट चेंज किसके कारण हुआ? अर्बनाइजेशन मेजर फैक्टर। कंफर्ट, लेविश लाइफ, इसने कार्बन एमिशन को बहुत ज्यादा जोड़ा।
और वो अमेरिका के लोग को तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर सबसे ज्यादा एनर्जी तो वही कंज्यूम करते हैं। तो ये सब जो भाग दौड़ हुई, और अब तो ये हो गया है कि जीडीपी तो भगवान की तरह है नीतिकारों के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, कि उनकी इतनी बड़ी चिंता होती है कि अभी जो कोरोना कोविड आया तो उनको ये चिंता कम थी कि कितने मरे और कितने गए। जीडीपी पाताल में जा रही है, इसकी चिंता थी। रोज जीडीपी के रेट ठीक नहीं। अभी आप रोज अखबार उठा लो, फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि वी आर रिकवरिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर यही कहता पाया, वी हैव ए वेरी स्लो रेट, बट द कोरोना दिस टाइम हैड नॉट मच अफेक्टेड द इकोनॉमी। उनको इकोनॉमी से मुक्त ही नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ हम ये चिंता नहीं करते कि कोरोना कहां से आया, कोविड कहां से आया। कोविड कोई चंद्रमा से, बृहस्पति से और भाई मंगल से तो आया नहीं, वो हमारी बीच में था जंगल में किसी कोने में, किसी के साथ उसकी सिम्बियोटिक रिलेशन थे, वहीं रहता था। अब ये तो मनुष्य है ना, अब चाहे कोई देश है तो मनुष्य ही। उसने चाहे उसको खाया और चाहे लैब में बनाया, पर प्रकृति है ये। जिन्न बोतल से निकल गया, और बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए थे ना, उन हवाई जहाजों से ये सारी देश और दुनिया में पहुंच गया। इसे विकास का दूसरा विनाश मान लो। अगर हवाई जहाज नहीं होते और किसी देश की बुद्धि खराब हो गई होती कि वो कोरोना को बनाता, कोविड के बैक्टीरिया तैयार करता, और हवाई जहाज नहीं होते तो कैसे जाता दूसरी दुनिया में? ठीक रहते सब। लेकिन हवाई जहाज भी हम ही ने बनाए थे, है ना। तो भाई प्रकृति ने, क्योंकि वो भी प्रकृति का तो उत्पाद है। कोविड मैंने कहा हमारे जैसा जीव है, वो वायरस है, बात दूसरी है, लेकिन हमारा जैसा तो है, जीवन तो है इसमें। तो उसको कौन लाया, किसने रास्ता दिखाया, कौन दुनिया में फैलाया? हम, मनुष्य। तो अब देखिए, कोरोना ने जब मारपीट की तबीयत से, तो अभी सारी दुनिया में एक हल्ला बचा बीच में, वी आर डिस्टर्बिंग नेचर, वी आर डूइंग दिस दैट। करना कुछ नहीं है, खाली हमने प्रकृति को कर दिया। जनरल सेक्रेटरी भी बड़े चिंतित हो गए यूनाइटेड नेशन के, वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट एनवायरमेंट डे के दिन भी बड़ी बात थी कि मदर अर्थ। और तब आता है याद जब कोरोना शरीर में घुस जाता है, उससे पहले नहीं आता है, क्योंकि तब तक तो ये सब ठाट बाट की दुनिया में जीते हैं। मैं तो कोरोना को प्रणाम करता हूं, इसने तो ज्यादा बड़े लोगों को ही चपेटे में लिया और बड़े देशों को सबक सिखा दिया। ये प्रकृति है। अब प्रकृति ने ये तो कहा नहीं कि ये कौन है, क्या है, ये इस देश का या उस देश का, ये सेठ की अमीर। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोरोना ने उन्हीं देशों पर ज्यादा बड़ा हमला किया, क्योंकि वो कंफर्ट के चक्कर में कमजोर हो गए थे। अब आप इटली, फ्रांस, रोमानिया यहां जाइए, क्या जीवन जीते हैं वो ठाट बाट का। तो भैया इम्यूनिटी तो वैसे ही गायब हो गई होगी। अब हम तो धूप में भी दौड़ते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, तो भाई हमको तो भाई ना तो शुगर हुआ, ना ब्लड प्रेशर, और ना भाई कभी भगवान ने उस कोरोना की कृपा है कि हम तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, यूरोपियन लाइफ स्टाइल ने उन्हें मैकडोनाल्ड, सबवे, और तुम भी जाते होंगे, पक्की बात है, क्योंकि तुम पर भी अंग्रेजी गुण आ गया, जाते ही होंगे, जाओ खाओ। क्योंकि अपने भोजन में जो विशेषता है, हमारे यहाँ भोजन जब में दाल बनती है तो जीरा, हल्दी सब डाला जाता है, अजवाइन डाला जाता है, शरीर की ताकत बढ़ाता है। अब उन्होंने तो क्या किया, वो खाते हैं तो अमेरिका में तो हल्ला इसलिए मचा ट्रंप के टाइम पे कि सारे होटल बंद हो गए, घर में खाना तो पकाते नहीं है, तो उनको खाने के लाले पड़ गए, इसलिए हल्ला मचा। कौन सा वो शरीफ थे? आप पर मेरे तो घर में खाना पका, कोरोना में रोटी दाल सब्जी तो मिली। आप देखिए ना, अच्छी बात और बड़ी बात क्या हुई? बड़ी बात ये भी हुई कि कोविड के दौरान सब कुछ पाताल में चला गया था, जीडीपी। लेकिन आपके साथ हवा, मिट्टी, पानी रहा साथ में। मिट्टी ने भोजन दिया, हवा ने आपको सांस दी, और पानी भी पीने को मिला। ये छूटा आपसे, और प्रकृति हो जाती गुस्सा तो एक दिन से ज्यादा नहीं,
प्राणवायु बाबा रामदेव बन जाते या कुछ और, तब भी 3 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकते थे भाई, सीधे ऊपर। प्रकृति आपके साथ थी, इसलिए प्रकृति को प्रणाम करो। जब ये सब कुछ हो रहा था और हम पिछले 1 दशक से ये सब कुछ देख रहे थे, हमारे दिमाग में एक विचार आया, और आना भी चाहिए था, कि हमने जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ तो तय की, लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि इकोसिस्टम जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जंगल होते हैं, नदी होती है, पानी होता है, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, जहां मिट्टी होती है जिससे भोजन बनता है, जहां हवा होती है, जंगल होते हैं, इनके बारे में, इनकी ग्रोथ के ऊपर सोचा? कभी नहीं सोचा। बल्कि और क्या सोचा वो बताता हूं। सोचा ये कि उत्तराखंड और हिमालय के लोगों ने कहा कि हमारे पास तो इतने जंगल है भाई, हमारे पास तो इतनी नदियां निकलती हैं, हमें ग्रीन बोनस चाहिए जितने जंगल हमारे पास है। ये कहा उन्होंने, केंद्र के लिए कहा कि हमको भाई, हम इतना पानी देते हैं देश को, इतना जंगल देते हैं, हमें ग्रीन बोनस दो। यहां तक थी, क्योंकि उसको कहते हैं इकोसिस्टम सर्विस, कि कोई भी जगह में कितने पेड़ खड़े हैं, उससे कितनी प्राणवायु निकल रही है, मिट्टी निकल रही है, वो इकोसिस्टम सर्विस कहलाती है। मैं उस पक्ष में नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता था, कल बिहार वाले कहने लग जाएंगे भाई हम देश को कोयला देते हैं, झारखंड वाले कहने लग जाए हम देश को कोयला देते हैं, ब्लैक बोनस दो। समुद्र वाले कहने लग जाएंगे भाई हमारे पास तो समुद्र है, तुम्हारा मानसून पैदा करते हैं तो ब्लू बोनस दो। मैं इस पक्ष में नहीं रहा। मेरा मानना है, वो गुजरात वाले अच्छे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मेरा मानना है कि ज्यादा बड़ी लड़ाई इस बात के लिए होनी चाहिए कि आप जहां रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, ये भी वो राज्य अपनी जीडीपी देता है, उससे ये भी पूछो भाई कि आपने इस साल कितने जंगल बढ़ाए, क्वालिटी क्वांटिटी, कितना पानी आपने वर्षा का जो पड़ा कितना रोका, कितना क्यूबिक मीटर पानी रोका आपने, बहने नहीं दिया नदियों में, गाड़ गदेरों में इकट्ठा किया आपने, आपने कितना प्राणवायु ठीक की, क्या किया आपने, सीएनजी लगाई, कारों की संख्या कम की, मोटरसाइकिल, क्या किया आपने, जो पीएम वैल्यूज डाउन हो गई, और आप कितनी मिट्टी बेहतर की जिससे हमारा पेट पलना है। वरना आप और मैं तो अब केमिकल फर्टिलाइजर खाते हैं। हमारे देश में 165 केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी है, आप और मैं जहर खाते हैं। अगर आप देख लो अपनी मिट्टी के एनालिसिस, अपने लौकी बैंगन को देख लो, तो भैया उसमें केमिकल ही केमिकल है। और इसीलिए अब डॉक्टर ऊपर से कहने लगे थे जिंक अलग से लीजिए, मैग्नीशियम अलग से लीजिए, क्योंकि उनका धंधा है। ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपकी मिट्टी में जिंक आ जाए इसी तरह, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने कहा 2010 में कि हमें एक और ग्रोथ मेजर चाहिए। वो पहले लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया कि शायद हम इकोसिस्टम सर्विस की बात बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कही थी इकोसिस्टम सर्विस की बात। हमने कहा ना, हम ये कह रहे हैं कि आपका इकोसिस्टम ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि भाई जहान तो जीडीपी से होगा, जो हमें मिलना भी नहीं। हमारा जहान तो गरीब है, और हमारे तो अपने जंगलों के बीच में रहते हैं, अपनी नदी है, हमें तो और कुछ चाहिए भी नहीं। तो जहान तो तुमको जीडीपी से मिलेगा जो तुम्हारे लिए है, लेकिन हमें तो अपनी जान का सवाल है, जो हवा, पानी, मिट्टी ये चाहिए और जंगलों से मिलती है। तो आप हमको ये और बता दीजिए कि जीडीपी से तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप ये बताइए कि आपने सबकी जान बचाने के लिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी कितना बढ़ाया। और इसे हमने सकल पर्यावरण उत्पाद, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट कहा। 2010-11 में हमने इसमें पहले पीआईएल लगाई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट में डाली। तो सरकार ने यहां कह दिया कि भाई ऐसा है, ये तो यूनाइटेड नेशन तय करेगा कि कोई जीईपी भी होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई यूनाइटेड नेशन को दे दो उत्तराखंड, वही चलाएगा उत्तराखंड, तुम क्यों यहाँ पे मंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। चुप हो गए। अब 2013 में जब ट्रेजेडी हुई केदारनाथ की, तो तब मुख्यमंत्री जी बड़े डर गए। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया, मैं दिल्ली में था, आइए आपसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि जवाब देना था देश को कि इकोसिस्टम
उत्तराखंड का खतरे में है, केदारनाथ त्रासदी के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। तो उस मुख्यमंत्री जी ने आकर के बड़े गंभीरता से एक कमेटी बनाई और उसमें कहा कि जीईपी देंगे, तय हो गया। जैसे मुख्यमंत्री जी ने ये अच्छा काम किया, तुरंत मुख्यमंत्री जी बदल गए, जैसे हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अब नए मुख्यमंत्री आए, उनसे हमने कहा कि भाई आपकी सरकार का निर्णय है, आप इसको बढ़ाइए। तो वो मुख्यमंत्री जी ने सोचा यार ये तो मैंने तो किया नहीं है, ये तो मेरे से पहले वाले ने किया है, क्योंकि अब तो इनमें क्रेडिट भी चलता है ना कि किसने किया। तो हम बड़े दुखी हुए। हमने कहा भाई जो भी है आप बताइए, आप करेंगे नहीं करेंगे, कहेंगे सोचेंगे। तो मैंने कहा सोचिए, आपको अक्टूबर तक का समय सोचने को देते हैं। हमने सोचा था हल्ला मचाएंगे उसके बाद। अक्टूबर तक जब वो सोच नहीं पाए बेचारे, तो हमने 2015 में फिर हाई कोर्ट चले गए और हमने कहा इस सरकार ने कहा था जीपी देंगे, इन्होंने दी नहीं। हाई कोर्ट ने हमारी पीआईएल को एडमिट कर दिया और सरकार को खींच दिया कि भाई आपका कमिटमेंट है, कहाँ है ये। अब यहां से फिर सरकार ने धड़ाधड़ लिख लिख के दिया, साहब बिल्कुल हम देंगे, हम ये करेंगे। और 2018 में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि डॉक्टर जोशी सरकार हैज एग्रीड, देयरफॉर योर पीआईएल इज नाउ ग्रांटेड, आपको मिल गया। 18 हो गया। सरकार की जैसे रफ्तार होती है, सरकार तो बड़ी मुश्किल चीज होती है ना, चल नहीं पाते, बड़ी मोटी हो गई, बड़ा हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटिक भी हो गया सरकारों को, तो वे चल हिल फिल नहीं पाते ज्यादा, वो तो बैठे बैठे जो हो जाए सो हो जाए। पर जब वो चल नहीं रहे थे, तो फिर भी उनमें के बीच में से एक बेचारे विद्वान, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अच्छे किस्म के हैं अभी भी, आनंद वर्धन उनका नाम है। उन्होंने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को गंभीरता से लिया और मेरे से बातचीत हुई और कुछ बैठकें तय हुई। और बैठकों के बाद अंततः 5 जून को, ये जो 5 जून है, सरकार ने तय कर लिया कि वे जीईपी देंगे। मेरा कहने का मतलब है इस तरह से सरकार फंस गई अब कि उसे अब इकोसिस्टम का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। और बात यहीं तक नहीं है, ये पूरे देश में जाना चाहिए। तुम मेरे से मित्रों बात कर रहे हो, तुम्हें करना क्या चाहिए अगला चरण? तुम्हें अपने दोस्तों सबके बीच में बड़ौदा में इस बात को खड़ा करना चाहिए कि जिस तरह से उत्तराखंड जीईपी देने की तैयारी कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये सोचना चाहिए। अब जीईपी कैसे बनेगी? इसके 4 पिलर हैं। एक है फॉरेस्ट। आपके कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना होता हो, और हर साल वो फॉरेस्ट लगाते हैं। तो बता दें इस साल कितना फॉरेस्ट लगाया और किस क्वालिटी का फॉरेस्ट लगाया। क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं यूकेलिप्टस लगा दिया या पॉपुलर का ट्री लगा दिया तो हो गया, नहीं। आपका उस रीजन स्पेसिफिक के लिए कौन सा पेड़ रिकमेंडेड होता, या प्रकृति किसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि प्रकृति को कंट्रीब्यूट करना है उस पेड़ के बाद। एक दूसरा मेजर, आपने कितनी वाटर बॉडीज क्रिएट की, तालाब बनाए, वाटर होल्स बनाए, क्या किया, जो वर्षा का पानी गिरा वो आपने कितना कलेक्ट किया, वो क्वांटिफाई हो सकता है कि अगर आप मान लिया 1 क्यूबिक मीटर का होल बनाते हैं तो 10,000 लीटर पानी जाता है 30 मिलीमीटर रेनफॉल में। बता दें कितना पानी बारिश का भागने से रोका। तीसरा, मिट्टी जो फड़ाक से बह जाती है, एक। नंबर 2, जो केमिकल फर्टिलाइजर के बाद पूरी तरह इन्फेस्टेड है, उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या, उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। पानी के लिए पानी का विभाग होता है, और पॉल्यूशन के लिए एयर कंट्रोल बोर्ड होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर एक स्टेट में, जो बताते हैं कि इस बार पीएम वैल्यूज क्या है। ये 4 पिलर को बेस करते हुए हमने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की कल्पना की है। और उसके बाद जब ये चर्चा चल रही थी तो CSIR, सेंटर फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, नीरी, इसकी भागीदारी से इसमें इक्वेशन डेवलप हो रही है। और होपफुली सरकार जैसा कहती है कि अगले जून से पहले वो पहली जीपी इस देश और दुनिया को देंगे। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है।